नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज्ड में। आज इजराइल फिलिस्तीन विवाद की ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने देखा है कि अभी हमास के अनप्रेसिडेंटेड हमले में इजराइल में 1200 से ज़्यादा उसके नागरिक मारे जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों को हमास ने होस्टेज बनाया है, गाजा स्ट्रिप में लेके गया है, जिसके बाद इजराइल के जवाबी हमलों में भी गाजा पट्टी में हजारों से ज़्यादा लोग मरे हैं। इजराइल के अंदर 1500 से ज़्यादा हमास फाइटर्स अब तक मारे जा चुके हैं और अभी भी छिटपुट लड़ाइयों की खबर है। हमने इसके पहले बात की थी कि इस हमले के तात्कालिक कारण क्या हैं, इस हमले के इमीडिएट प्रोवोकेशंस क्या हैं, इस हमले के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जियोपॉलिटिक्स में। लेकिन आज बात को इसके आगे बढ़ाते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं कि इस हमले, इस विवाद, इस कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके रियल जो कारण हैं वो क्या है। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो प्लीज़ कर लें। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस विवाद में दो हिस्से हैं। एक 1948 मई में इजराइल की स्थापना के पहले और उसके बाद। आज हम 1948 में इजराइल की स्थापना तक की बात करेंगे, द नकबा कैटास्ट्रॉफ तक की बात करेंगे। इस हमले में कुछ महत्वपूर्ण साल हैं, जैसे पहला है 1917, जब ब्रिटेन के तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटिश यहूदियों के नेता सर रॉथस्चाइल्ड को एक पत्र लिख के कहा कि ब्रिटेन पैलेस्टाइन में एक यहूदी, एक ज्यूइश पीपुल का नेशन के देश की स्थापना करेगी, ज्यूइश होमलैंड की स्थापना करेगी, और इस बात को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिटेड। इस बात को, इस लेटर को बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 67 वर्ड्स का, 67 शब्दों का ये डिक्लेरेशन है, लेकिन इसका जो असर है वो दुनिया पे आज भी है, या ये कहें कि दुनिया आज भी इसका असर भुगत रही है। दूसरा बड़ा साल होगा 1923, जब लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के तहत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जीत हार के बाद पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मैंडेट बना। तीसरा महत्वपूर्ण साल होगा 1936 to 39, फर्स्ट अरब रिबेलियन, जब फिलिस्तीनियों ने अपने हक और हुकूक की लड़ाई शुरू की। और उसके बाद 47, जब इजराइल पैलेस्टाइन के बीच सिविल वार शुरू हुआ, और 1948 जब इजराइल की स्थापना हुई और अल नकबा हुआ, जिसको फिलिस्तीनी कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, जिसमें फिलिस्तीन की जो उस समय तक की बहुत बड़ी एक आबादी थी, अरबों की बहुसंख्यक थे, 1920 तक तो 90% थे, बट 1948, 47-48 में भी 67% पॉपुलेशन थी अरबों की वहाँ पे, और उनको फिलिस्तीन छोड़ के भागना पड़ा, जिसको वो नकबा कहते हैं। अब आते हैं इन चारों बड़े जो मार्कर्स हैं, जो बड़े हिस्टोरिकल वैंडरिंग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में। तो तारीख से 2 नवंबर 1917, 2 नवंबर ऑफ 1917, जब ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने वो पत्र लिखा, बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको तुरंत बताया, केवल 67 वर्ड्स का वो पत्र, जिसमें उन्होंने वादा किया ब्रिटिश यहूदियों को कि वो पैलेस्टाइन में जो इजराइलियों की भी, जो यहूदियों की भी ओरिजिनल भूमि है, जहाँ से उनकी भी शुरुआत है, अब्राहमिक तीनों रिलीजन्स, इस्लाम, ज्यूइज्म और क्रिश्चियनिटी, असल में तीनों की वो हॉली लैंड है, तीनों की वो ओरिजिनेटिंग लैंड है, तीनों की वो पुण्य भूमि है। अगर उस तरह से देखा जाए तो तीनों की शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन आर्थर बाल्फोर ने जब 67 वर्ड्स का ये पत्र लिखा रॉथस्चाइल्ड को कि वहाँ पे वो एक ज्यूइश नेशन की स्थापना करेंगे और इसके लिए ब्रिटेन कमिटेड है, इसके लिए ब्रिटेन कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, उस समय फिलिस्तीन नाम का जो देश था उसमें 90% आबादी, 90 नहीं, दरअसल 95% पॉपुलेशन अरब मुस्लिम्स की थी, ओरिजिनल फिलिस्तीनियों की थी। एक और बहुत दिलचस्प बात यह थी कि एक यूरोपीय देश, एक क्रिश्चियन देश, यूरोपीय यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाने की बात कर रहा था, लेकिन यूरोप में नहीं। वो यहूदियों के लिए होमलैंड बनाने की बात मिडल ईस्ट में कर रहा था, अरब में कर रहा था, ऐसी जगह पे कर रहा था जहां पे लोग रहते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में रहते थे,
जो उनका भी होमलैंड। खैर, बात आगे बढ़ती है, आता है 1923, जब लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बना, उसने पैलेस्टाइन के अंदर एक ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना की। ये ब्रिटिश मैंडेट जो है वो 1948 में एक्सपायर होने तक और इजराइल के अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित करने तक चला। ब्रिटिश मैंडेट ने जो पहला काम किया वो उसने फिलिस्तीन की डेमोग्राफिक्स, उसकी जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश की। लगातार बड़े पैमाने पे ज्यूस का माइग्रेशन कराया यूरोप से फिलिस्तीन। उसी बीच अगर आप याद करें तो ये टाइम वो भी है जब ब्रिटिश मैंडेट वहां पे है और वो वॉलंटरी माइग्रेशन भी करा रहा है, अपनी इच्छा से भी ज्यूस को भेज रहा है कि ये बहुत प्रॉमिस्ड लैंड है, बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत सारी यहाँ पे उम्मीदें हैं। वार रेवेज्ड है ब्रिटेन और पूरा यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का उसने परिणाम झेला हुआ है, इकोनॉमिक रूप से तबाह है। तो ऐसे में बहुत सारे ज्यूस अपने मन से भी वहां गए। लेकिन आप याद करें कि ये वो भी दौर है जब यूरोप में एंटी सेमेटिज्म चरम पे है, नाजीवाद का उभार है, फासीवाद का उभार है, और इन दोनों ने ज्यूस को अपना पहला दुश्मन डिक्लेयर कर रखा है, यहूदियों को अपना पहला दुश्मन घोषित कर रखा है। यहूदियों पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आते आते तो कंसंट्रेशन कैंप्स के लेवल पे पहुंच रहे हैं, यातना शिविरों के रूप में पहुंच रहे हैं। 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस की हत्या हो रही है, उनको कैद किया जा रहा है। तो इससे डर के भी लोग भागे, इससे डर के भी ज्यूस उधर गए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पैलेस्टाइन जो वहां पे सदियों से था, लैंड विदाउट पीपुल नहीं था, देयर वर पीपुल एंड दे हैड देयर लैंड। उसकी डेमोग्राफी बदल रही थी। 95% अरब पॉपुलेशन से धीरे धीरे वहां पे उनकी संख्या कम हो रही थी और ज्यूस की संख्या बढ़ रही थी। इसके खिलाफ गुस्सा भड़कना था तो जो भड़का, और अप्रैल 1936 में इस गुस्से का कॉन्सिक्वेंस सामने आया, प्रणित सामने आई पहले अरब विद्रोह के रूप में। अरब लीग नई नई बनी थी और अरब लीग लगातार ये कोशिशें देख रही थी ब्रिटेन की और बाकी उसके वेस्टर्न अलाइज की कि फिलिस्तीन की डेमोग्राफिक्स बदली जाए, यहाँ पे ज्यूस को बसाया जाए, इसको एक ज्यूस होम लैंड बनाया जाए, इसको एक ज्यू नेशन बनाया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और बढ़ते यहूदी पलायन के खिलाफ फिलिस्तीनियों से आंदोलन का आह्वान किया। ध्यान दें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा डोंट सबमिट एनी टैक्स, टैक्स भरना बंद करो, जनरल स्ट्राइक करो, पूरी तरह से हड़ताल करो, असहयोग करो, और यहूदी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ज्यू प्रोडक्ट्स हैं, उनको मत खरीदो, उनका बहिष्कार करो। यहाँ पे 1 मिनट के लिए ठहर के एक बात आप ध्यान दें, ये बहुत जरूरी बात। 1936 से भारत में गांधी की जो रणनीति है नॉन कोऑपरेशन की, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की, स्वदेशी की और शांतिपूर्ण आंदोलन की, अरब लीग फिलिस्तीनियों से वही कह रहा है, ये पूरी तरह से अहिंसक, नॉन वायलेंट, पीसफुल और एक डेमोक्रेटिक आंदोलन। लेकिन ब्रिटिश रिस्पॉन्स, अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, जलियांवाला बाग के ही विरासत वाले, तो उन्होंने शुरुआती 6 महीने में इस जनरल स्ट्राइक को बहुत बेरहमी से कुचला। मास अरेस्ट किए, बड़े पैमाने पर अरब लोगों को गिरफ्तार किया और एक और नया कार्रवाई शुरू की, जो हम आज की दौर में देख रहे हैं कि जिन पे भी उनको शक था कि ये अरब लीग के इस मूवमेंट के साथ हैं, उनके घर डिमोलिश करने शुरू किए, उनके घर गिराने शुरू किए। आसान भाषा में कहें तो बुलडोजर कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं ये कहां से आई। तो ये रिबेलियन 1936 से 39 तक जो चला वो तो कुचल दिया गया, पर फिलिस्तीनियों ने हार नहीं मानी। हार मानने का कोई सवाल भी नहीं था। 1937 में विरोध की दूसरी लहर उठी। 1936 में जो पहला मूवमेंट 6 महीने के अंदर कुचल दिया गया, उसके बाद 1937 में दूसरी लहर उठी और इस बार फिलिस्तीनी पीजेंट्स, फिलिस्तीनी किसान मोर्चे पर थे, जिन्होंने ब्रिटिश फौजों और उपनिवेशवाद को निशाना बनाया। 1939 तक आते आते ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि ब्रिटेन ने अपने इस मैंडेट में, पैलेस्टीनियन मैंडेट में, ब्रिटिश मैंडेट में
30,000 से ज्यादा आर्म्ड सैनिक उतार दिए थे, सोल्जर उतार दिए थे। वे गांवों पे हवाई बमबारी कर रहे थे, एरियल बम्बार्डमेंट कर रहे थे, एक सिविल आंदोलन से निपटने के लिए। कोई सिविल वार नहीं था, ये कोई युद्ध नहीं था, ये किसानों का आंदोलन था। लेकिन वे हवाई बमबारी कर रहे थे, वे लोगों को मार रहे थे, परमानेंट कर्फ्यू लगा रहे थे, बिना वजह लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, और जिस पर भी शक हो उसे मार भी रहे थे। इसके साथ साथ वो जो सेटलर यहूदी समुदाय था वहां पे, सेटलर ज्यूस जो थे, जो यूरोप से जाके वहां पे बस रहे थे, उनके अंदर उन्होंने एक हथियारबंद, एक आर्म्ड काउंटर इंसर्जेंसी मिलिशिया भी तैयार किया। वो काउंटर इंसर्जेंसी दरअसल नहीं था, वो एम्बेडेड था ब्रिटिश आर्मी के साथ, और इसका नाम इन्होंने रखा स्पेशल नाइट स्क्वाड्स, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हमले ये रात में करते थे अरबों के जो गांव थे और कस्बे थे उनके ऊपर। इजराइल की स्थापना के पहले ये जो सेक्टर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को यीशु कहती थी आबादी के नाम पे, और इस आबादी में यही जो हथियारबंद स्क्वाड था, स्पेशल नाइट स्क्वाड्स, यही धीरे धीरे जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस आज की हैं उनका आधार बना, उनका बेस बना। अरब रिबेलियन, अरब विद्रोह के इन 3 सालों में ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स ने और उनके यहूदी एम्बेडेड मिलिशिया ने कम से कम 5,000 फिलिस्तीनियों को मारा था, 15,000 to 20,000 को बुरी तरह से घायल किया था, और 5,600, 5600 से ज़्यादा जेल में थे। खैर फिर विश्व युद्ध शुरू हो गया, और विश्व युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया उधर उलझ गई। युद्ध खत्म होने के पहले ही नाजियों के जो यहूदियों पे अत्याचार थे उनकी कहानियां सामने आने लगी थीं, और 1945 में जर्मनी के फॉल के साथ, हिटलर की आत्महत्या के साथ, तो खैर कंसंट्रेशन कैंप से लेकर के मोर देन 6 मिलियन जूस की जो हत्या है वो बात बहुत साफ हो चुकी थी। गैस चैम्बर्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे मास मैसेकर जो हुआ था उसकी बातें सामने आने लगी थी। तो यहूदियों के लिए एक जनरल लेवल पे सहानुभूति भी थी, पूरी दुनिया में बढ़ी थी। लेकिन इसी बीच, इसी पलायन के चलते 1947 तक आते आते यहूदी जो 1920s में फिलिस्तीन की आबादी का 1% भी नहीं थे, अब 33% हो चुके थे, और अरब्स जो 95% थे 1920 में, वे अब 67% के आसपास नीचे आ गए थे। लेकिन चूंकि ज्यादातर ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स है वो अरब थे, तो जमीनें उनके पास ही थी। 33% की जो 1947 में जू आबादी थी इजराइल में, उसके पास कुल जमीनें 6% से भी कम थी, 6% से भी कम थी। खैर इसी माहौल में यूनाइटेड नेशंस ने अपना रेजोल्यूशन 181 पेश किया, जिसके तहत अब यह माना गया कि यहाँ पे 2 नेशंस बनाने होंगे। 2 स्टेट थ्योरी की जो शुरुआत वहाँ पे होती है कि एक अरब और एक यहूदी राष्ट्र में इस इलाके का बंटवारा होगा। फिलिस्तीनियों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उनको इसे अस्वीकार करना ही था, क्योंकि इस प्रस्ताव में आबादी के सिर्फ 33% जीव, जिनके पास केवल 6% जमीन थी, उनको पैलेस्टाइन की 56% जमीन दी जा रही थी, वो भी ज्यादातर कोस्टल उन इलाकों में, तटीय इलाकों में जो सबसे ज्यादा फर्टाइल थे। और बेशक ये फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय था, जिनकी 94% जमीन जिनकी ओरिजिनली थी। फिर वो हुआ जिसके बाद इस विवाद को ब्लडी भी होना था, रक्त रंजित भी होना था, और इसके हल होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जानी थी। 1948 में हुआ नकबा, दरअसल 1947 से शुरू हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 181 जिसके तहत बंटवारा होना था, उसके खिलाफ अरब नाराजगी भी थी, और ये इजरायली ज्यूस के लिए मौका भी था। तो वहाँ पे 1947 से ही तनाव शुरू हुए, रेड शुरू हुई, फिलिस्तीनी गांव पे उन्होंने हमले शुरू किए। लेकिन पहला बड़ा हमला जो था वो अप्रैल 1948 में जेरूसलम के पास एक इलाका है दैर यासिन, उस पर हुआ, जिसमें यहूदी मिलिशिया ने 100 से ज़्यादा अरब फिलिस्तीनियों को बेरहमी से मार डाला, जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी। 1947 से 49 तक कुल मिला के 500 से ज़्यादा इस मिलिशिया ने, मोर देन 500, बहुत लोग 700 तक भी बोलते हैं, 500 से 700 तक फिलिस्तीनी गांव, शहर, कस्बे पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे। उनमें रहने वाली आबादी को भगा दिया था।
फिलिस्तीनी इसी को नकबा कहते हैं। 1948 नकबा एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कैटास्ट्रॉफ, तबाही। दुनिया भर में जहाँ भी फिलिस्तीनी हैं आज भी वो इसे याद करते हैं। नकबा में कम से कम 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, मिनिमम 15,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। और यहूदी जो सेटलर्स थे, जो जू सेटलर्स थे, उन्होंने फिलिस्तीन की 78% ज़मीन कब्जा कर ली थी। याद करें यूएन के प्रस्ताव में भी उन्हें 56% ही मिल रही थी। इसके भी ऊपर और आगे बढ़ के ओवर एंड अबव दिस वो 78% ज़मीन, मतलब यूएन मैंडेट से 22% ज़्यादा ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली। बाकी जो 22% बची 78 उनकी छोड़ के, वो आज और भी बहुत कम हो गई है, वे लगातार और कब्जा करते गए हैं। लेकिन उस समय के इस 22 में आज का वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों शामिल थे। इस नकबा यानी तबाही में केवल 15,000 फिलिस्तीनी मारे नहीं गए, केवल 500 से 700 फिलिस्तीनी गांव शहर कस्बे बर्बाद नहीं हुए, बल्कि 7,50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर भागना भी पड़ा, माने हुए विस्थापन के शिकार हुए। उनके 60 लाख से ज़्यादा वंशज आज भी, तब 7,50,000 थे, अब 6 मिलियन है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नंबर है ये, क्योंकि ज्यूस मानते हैं कि होलोकॉस्ट में उनके 6 मिलियन ज्यूस ही मारे गए थे। ये आज भी फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट में बिखरे हुए 58 रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, 58 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, और इन सब की हालत बहुत खराब है। इसी सब के बीच 15 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्थापना की घोषणा कर दी, एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट। अगले दिन पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ने 1949 में इजराइल के इस न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट पे हमला किया, जो 1949 में सीज फायर होने तक चलता रहा। लेकिन इस हमले का कोई बहुत फर्क नहीं निकला। यूएस खुल के सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, दोनों ओर से बहुत नुकसान जमीनों का नहीं हुआ। उसी साल दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 194 पारित किया, जिसके तहत यह कहा गया कि इजराइल फिलिस्तीन के जो उन लोगों को छोड़ के भागना पड़ा है उन्हें राइट टू रिटर्न देगा। जो फिलिस्तीन नाम के देश, और अभी 15 मई 1948 को जो इजराइल नया देश बना था, उसने अपनी स्थापना की घोषणा की थी, उससे भागने को मजबूर हुए अरबों को राइट टू रिटर्न, वापसी का अधिकार देगा। बेशक की बात नहीं मानी इजराइल ने, आज तक नहीं मानता है। वो बोलता है इससे हमारी डेमोग्राफी बदलेगी। और उसी इजराइल ने एक आलिया सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, इमिग्रेशन सिस्टम है उनका, जिसके तहत दुनिया भर में कहीं भी कोई भी यहूदी रह रहा हो, किसी भी देश का नागरिक हो, इजराइल उससे कमिंग टू इजराइल, सेटलिंग इन इजराइल, और धीरे धीरे इजराइल की नागरिकता लेने का अधिकार देता है। मतलब आप किसी भी देश के नागरिक हो, आप भारत में हो, भारत में भी यहूदी हैं, अगर उनमें से कोई इजराइल जाना चाहे तो इजराइल उसको राइट टू कम देगा, रिटर्न भी। कोई भी यहूदी भारत का वहां पे जा सकता है, वहां पे रह सकता है, वहां पे काम कर सकता है, वहां की नागरिकता ले सकता है। इसे आलिया कहते हैं। अब आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 194 जो अरबों को यही अधिकार देता है, उसको खारिज करके रखा हुआ है इजराइल ने, लेकिन यहूदियों को भी अधिकार देता है। और ये जो इनजस्टिस है, पहले फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना, फर्स्ट अरब रिबेलियन को बुरी तरह से कुचलना, और तब से लगातार डेमोग्राफी अल नकबा कैटास्ट्रॉफ 1948 में जो फिलिस्तीनियों को भगाना है, उनको डिस्प्लेस करना है, इस विवाद की असल जड़ यहां से है। ये पहला हिस्सा है। तब से इजराइल लगातार कोशिश करता है कि वो डेमोग्राफी बदलता रहे, और सफल भी हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर सफल हुआ है। अगर आप फिलिस्तीन और इजराइल का मैप देखें कि कैसे फिलिस्तीन कम होता गया, कैसे इजराइल बढ़ता गया, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। खैर, आज इतना ही, अभी इतना ही। इसके बाद का हिस्सा और आगे बताता हूँ। 1948 के बाद क्या हुआ, नकबा के बाद क्या हुआ, इसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन और इजराइल अरब रिलेशंस कैसे फ्लेयर अप हुए, कैसे फैन आउट हुए, इसके बारे में आगे।
अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से अपील करता हूं कि कर लें, वीडियोस को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद। सी यू ऑल अगेन।